नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो तनाव की भयंकर स्थिति बनी है कि वो कहीं भी एस्केलेशन की तरफ जा सकता है, ये झंझट है, ये जो झगड़ा है, ये बढ़ सकता है। तो आज की परिस्थिति में तो 2025 के जून के मध्य में हम यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी ये बात ये भी सिद्ध करती है कि परमानेंसी कोई भी चीज़ नहीं है। कल जो लोग दोस्त थे वो आगे जाके दुश्मन भी बन सकते हैं। उनकी परिस्थितियां बदल सकती हैं और देशों के बीच में तो नई लीडरशिप आ सकती है। दो व्यक्तियों की बात अलग है, दो परिवारों की बात अलग है। यहाँ हम दो देशों की बात कर रहे हैं और एक ऐसे फ्रेजाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ तलवार से सभी कुछ जो है वो फैसले होते आए हैं बड़े लंबे समय से, और जहाँ पे ट्राइबल वारफेयर का, जहाँ पे कबीलाई संघर्षों का एक लंबा इतिहास है, स्थापित इतिहास है। तो आज की परिस्थिति में तो बड़ी ही विचित्र स्थिति है। इजराइल ने हज़ारों किलोमीटर दूर, कहते 2000 किलोमीटर दूर हमला कर दिया है। 200 से ज़्यादा विमान भेज दिए हैं, यानी कि 4000। मतलब ये सारी की सारी माइंड बॉगलिंग, बड़ी ही विचित्र किस्म की बातें हैं कि कैसे उन्होंने मिड एयर फ्यूल किया या कहीं रोक करके उनको तेल मिला। यानी कि कुछ लोगों ने, हो सकता है कि शायद इजराइल का दिया, लेकिन सैटेलाइट जो हैं वो सब उस पर नज़र रखते हैं तो वो तो सामने आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में खड़ा है आज की तारीख में। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं, 77 साल पीछे चले जाएं, 1948 में चले जाएं, जबकि इस इजराइल का जिसको हम जानते हैं उसका जन्म हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो उसको दो देशों ने मान्यता दी थी। एक था टर्की और दूसरा था ईरान। और इन सब लोगों ने मिलके जो अरब क्षेत्र के, जो कि गल्फ़ स्टेट के जो दूसरे कंट्री हैं, उनकी जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स थी उससे अलग जाते हुए आपस के अंदर इन्होंने सहयोग किया। ईरान में रज़ा शाह पहलवी का जो है वो शासन था। तो आप ये समझिए कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के सारे देश करीब करीब यूरोप का एक्सटेंशन थे। अब उसमें कई राजनीतिक बातें कही जाती हैं कि वो तो गुलाम थे, लेकिन वो थे। और उनका रहन सहन बहुत लिबरल था। उसी तरह के जो नाच घर थे उसी तरह के बार थे, और उसी तरह से जो महिलाओं की ड्रेस थी, एजुकेशन थी, जो है वो समुद्र के किनारे लोग इन देशों में, बहुत सारे देशों में रहते थे और वहाँ पे स्नान करते थे, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में एक आम बात है। तो ये जो एक विशेष परिवर्तन आया है इन दोनों के देश के बीच में, जो मित्र थे, जो साथ मिल रहे थे, मोसाद जो है वो सावाक के साथ में, और जो टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ में मिलकर काम कर रहे थे, अपने कॉमन उद्देश्यों के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। इज़राइल सहायता कर रहा था ईरान के इंडस्ट्रियल जो है वो क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, और पॉलिटिक्स में और स्ट्रेटजिक मेकिंग में सब लोग सहयोग कर रहे थे। लेकिन ये 30 साल तक चला। उसके बाद में इतना अपहीवल हुआ, एक भूचाल आया इसमें मिडिल ईस्ट में, और ईरान में कम से कम भूचाल आया कि अताउल्ला खुमैनी साहब, जो कि पेरिस में बैठे हुए थे, फ्रांस में, एक लिबरल कंट्री में जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, ये सब कुछ है, वहाँ से एक दूसरे तरह की वो रूढ़िवादी क्रांति लेकर के ईरान में आ गए और रज़ा शाह पहलवी को भागना पड़ा। और एक बहुत ही कट्टर और रूढ़िवादी शासन वहाँ पे ईरान में तभी से चल रहा है। तो पहला काम तो ये क्या कि उन्होंने इजराइल को मान्यता है वो रद्द कर दी। और जो बाकी सब लोगों की जो इच्छा थी या कि ऑब्जेक्टिव था कि इस देश को तो इस धरती पर रहने का विश्व जो है अधिकार नहीं है, ये एक विशेष किस्म की, अजीब किस्म की बात है। हमारे तो समझ में नहीं आता कि यूएन चार्टर के अंदर भी इस तरह की बातें कैसे चल जाती हैं। खैर वो सब अलग बातें हैं, कभी अलग से उस पर चर्चा करेंगे कुछ इस क्षेत्र के समझदार लोगों, विद्वानों के साथ में। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो पुराने दोस्त थे, सहयोगी थे, आज दुश्मन बने हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं।
और इज़राइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो नेतन्याहू के पास में। एक छोटा सा कंट्री है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ईरान और बहुत सारे दोस्त इस बात के लिए तैयार हैं। उनके रेडियो चैनल देख लीजिए, उनके अखबार देख लीजिए, और बहुत सारे लोग भारत में भी ये बात कहते हैं कि ईरान को तो इज़राइल को तो इस धरती पर रहने का जो है कोई हक ही नहीं है, उसे तो नष्ट कर देना चाहिए। तो उसी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान के जो परमाणु बम बनाने की जो एक यात्रा है उसको इजराइल बार बार रोकता रहा है। कई बार उन्होंने उनके परमाणु ठिकानों पर हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया है, उनको डैमेज कर दिया है। उनके साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर्स जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से हमेशा इज़राइल अपनी कैपेबिलिटी से एक छोटा सा देश, एक बहुत विशाल देश को जो कि उससे दूर बैठा है लेकिन उसको नष्ट करने के लिए तैयार है। और जो उस पे जो एक घटना थी 7 अक्टूबर की घटना, जो इजराइल पर हमला हुआ था, उसमें कहते हैं कि बहुत अधिक रोल और फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज जो ईरान की तरफ से दिए गए थे। उसमें बहुत सारे ड्रोन आए, पैराग्लाइडर से लोग बंदूकें लेकर के ये इजराइल के शहरों में उतर गए, और उन्होंने जो बाढ़ थी, जो सीमा पे बाढ़ लगी होती है, उसको बुलडोजरों से नष्ट कर दिया। और कुल मिला के 1200 सिविलियंस को मार डाला, बहुत सारे सैनिकों को भी पकड़ लिया, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ओवन में जलाया गया और उसमें ताली बजाई गई, उसमें नाचा गया। और विशेष तो बात यह है, एक अजीब किस्म की बात है कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और दुनिया में भी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि ये ठीक है। तो ये विचित्र प्रकार की एक मानसिकता है। और जो पकड़ के ले गए थे उनको किस तरह से उन स्त्रियों के साथ में, बच्चियों के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से उनको सड़क पे उनको नंगा किया गया, किस तरह से उनका बलात्कार किया गया, और वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोग तालियां बजा रहे थे। तो ये एक विचित्र दृश्य और वहशीपना भी हमने देखा है। तो उसके रिटेलिएशन का इंतज़ार हो रहा था। लोग कह रहे थे कि एक माकूल समय पे, एक समय आने पर इजराइल जो है वो इस हमले का, 7 अक्टूबर के हमले का भी बदला लेगा। दूसरा, जो अब उनको ये भी लगा साथ में कि अब ईरान एक छलांग लगा करके जो है परमाणु बम, जो है एटम बम बनाने की प्रक्रिया में कुछ छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उनके न्यूक्लियर एसेट को भी समाप्त कर दिया है। तो आज की परिस्थिति में ये चीज़ सामने आ चुकी है कि जिस तरह से साइंटिस्ट मारे गए हैं और ईरान के एसेट को इजराइल, एक छोटा सा कंट्री, अपनी कुशाग्रता से, अपने क्लैरिटी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सिस्टम से उसको नष्ट करता रहा है। तो एक इतने बड़े क्रूर, एक रूढ़िवादी शासन के बीच में जो जितनी भी उनकी जो है आतताई किस्म के जो राज्य है, बहुत ही कठोर राज्य है, उसमें कई तरह की कमजोरियां हैं। वो कमजोरियां बार बार में सामने आती रही हैं। एक बहुत कई तरह के है, जैसे इस्माइल हानिया को जिस तरह से तेहरान के अंदर, वो एक अलग से कहानी है, उसको हम करेंगे, कि उन्होंने एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में इजरायली ने मार गिराया। क्योंकि इस्माइल हानिया को माना जाता है कि वो 7 अक्टूबर के हमले और पहले के और भी हमलों के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था। तो वो दोहा, कटार वहाँ कहीं रहता है, लेकिन वहाँ इजराइल ने हमला नहीं किया, क्योंकि उसको न्यूट्रल मानते हैं कि दोहा वगैरह वाले लोग जो हैं, वहाँ रहता ज़रूर था हानिया, लेकिन वहाँ पे उनके साथ में रिश्ते इजराइल के साथ में ठीक थे। तो उन्होंने ईरान के अंदर घुस के उनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो किले जैसा, जो मजबूत, जो ऐसा एक कैंपस था जहाँ पे वो अपने मुख्य अतिथियों को रखते थे, वहाँ घुस करके उसमें कहते हैं कि 12 से 20 लोगों को पकड़ लिया गया है, और अभी भी उनकी समझ में उसकी जांच चल रही है। वो जांच कैसी होगी वो सामने तो आएगी नहीं। देखिए, एक अलग तरह का कठोर तंत्र वाला कंट्री है, तो उनकी वीकनेसेस सामने हैं। तो अब इसमें एक नेतन्याहू तो उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं कि उनको न्यूक्लियर एसेट का डिसमेंटलिंग है, वो उसकी तरफ चाहेंगे। अमेरिका से मदद भी मांगेंगे, अमेरिका भी मदद देगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका इसके पीछे है, लेकिन अमेरिका ने मानने से मना कर दिया है। तो एक परिस्थिति ऐसी है, अब जो लीडरशिप है ईरान की,
उसके सामने बहुत ही मुश्किल पोजीशन है, क्योंकि लगातार उनकी वीकनेस एक्सपोज होती रही है। वो कितने हमले करेंगे जो है उसके क्योंकि उस तरह से निपुणता तो है नहीं जैसे इजराइल के पास है। तो जिस तरह से हो भी रहा है कि शहरी क्षेत्रों में हमले कर रहे हैं, तो उसका रिperकशन कहीं न कहीं तो आएगा। और उससे उनकी जो वीकनेस है, उनकी पोजीशन है, वैसे इन लोगों को, ये जो कंट्री है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आज की परिस्थिति में वहाँ पे जो इनकी वीकनेस है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब इसके वहाँ के शासन तंत्र को इन घटनाओं ने हिला दिया है। तो वहाँ पे भी जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, जो लोग शासन में हैं, तो दूसरे लोग वो भी तैयारी कर रहे होंगे कि ये जाए तो हम शासन में आए। और फिर ऐसी भी बात है कि जो कि ईरानियन डायस्पोरा है, या कि ईरान के अंदर वाले लोग हैं, जिसमें अमेरिका में है, यूरोप में, वो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे से बात करते हैं। तो वहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि ये अच्छा हुआ है। ये जो आतताई तंत्र है उससे ये कमज़ोर होगा, और हो सकता है कोई परिवर्तन जो है वो ईरान के सेंट्रल लीडरशिप में और उनकी दृष्टि में, उनकी पॉलिटिक्स में आ जाए। वो सचमुच होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम अभी कुछ भी आकलन नहीं लगा सकते हैं। ये आगे आने वाले कुछ दिनों में देखा जाएगा। तो इस विषय में एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, उसका हमने आकलन करने की दो तरह से बात की कि ईरान के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसकी वीकनेसेस, एक बड़ा कंट्री, एक बहुत ही धनी कंट्री होने के कारण एक्सपोज हो गई हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वहाँ पे। तो वो वीकनेस है, तो वहाँ के सुप्रीम लीडर को या तो हार माननी पड़ेगी या उनको कहीं गद्दी छोड़नी पड़ेगी शायद। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है, गद्दियाँ छोड़ी नहीं जाती हैं, दूसरे लोग आके छुड़वा देते हैं, और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर भी होते हैं। तो ये हम कोई भी स्पेकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें आम होती रही हैं। तो ईरान की पूरी जो कमज़ोरियाँ हैं वो सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ इज़राइल जो है वो, उसके सामने उद्देश्य उसके सीधा सा है कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है। वैसे अगर देखा भी जाए तो क्या ज़रूरत है ईरान को, किस पे छोड़ेगा वो। लेकिन इस क्षेत्र की एक बीमारी है, कोई भी आदमी उठ करके जो प्रगतिशील लोग हैं, नहीं वो एक कंट्री है और वो बम बनाना चाहता है। भारत ने भी बनाया, लेकिन भारत किसी को धमकी थोड़ी देता है कि मैं बम फोड़ दूंगा। ये भी पाकिस्तान धमकी देता है कि हम बम फोड़ देंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि हम इस बम से जो है ना इजराइल को समाप्त कर देंगे। तो ये एक स्थिति है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।